यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर एंजाइम्स, राइट इन ब्रीफ द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। तो पहले चलिए देखते हैं एंजाइम किसको कहते हैं। एंजाइम, तो एंजाइम बेसिकली हमारा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन्स नाइट्रोजन, complex organic compound contains nitrogen atom, ठीक है। एंड एंजाइम का फंक्शन क्या होता है? एंजाइम कैटालाइज बायोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। एंजाइम कैटालाइज बायोकेमिकल रिएक्शंस, biochemical reaction occur in living body, occurs in living body और living cells, ठीक है। और क्या है एंजाइम के बारे में? एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन्स। एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स कंपाउंड होते हैं और जिसका मॉलिक्यूलर मास होता है having molecular mass 15,000 to 10 lakh, 15,000 to 10 lakh ग्राम पर मोल हाई मॉलिक्यूलर मास होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा एंजाइम्स। एंजाइम्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन नाइट्रोजन एटम, they catalyze biochemical reactions that occur in living cells. Enzymes are basically proteins having large molecular mass ranging from 15,000 to 10 lakh ग्राम पर मोल, ठीक है। अब चलिए देखते हैं इस एंजाइम्स का मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है, कैसे ये काम करते हैं। तो यहाँ पे 3 स्टेप्स है एंजाइम मैकेनिज्म का। तो पहला जो स्टेप है, पहला स्टेप में क्या होता है, एंजाइम को हम ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। ई का मतलब यहाँ पे एंजाइम है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होता है। एंजाइम बाइंड्स टू द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। एंजाइम बाइंड्स टू द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, तो इसको हम और enzyme binds to the substrate molecule and form a complex इसको हम ऐसे लिख सकते हैं E प्लस S। यहाँ पे S का मतलब है हमारा सबस्ट्रेट जो है, और वहां से ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं जिसको हम ES कह सकते हैं। ये जो स्टेप है ये हमारा रिवर्सिबल स्टेप है, ये हमारा रिवर्सिबल स्टेप है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ये स्टेप रिवर्सिबल एंड फास्ट भी है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ये जो कॉम्प्लेक्स है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये यहाँ से कन्वर्ट हो जाता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में। ये यहाँ से हो जाता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स EP। ये जो हमारा स्टेप है ये एक स्लो स्टेप है और हम लोग कह सकते हैं ये इसका स्लोएस्ट स्टेप है, मतलब ये हमारा यहाँ पे RDS स्टेप है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, ठीक है। तो ये सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स था वो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो इस रिएक्शन का RDS स्टेप होता है। अब नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें क्या होता है, ये जो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स है ये डिसोशिएट हो जाता है, EP डिसोशिएट्स इनटू E एंड P, मतलब यहाँ से हमारा एंजाइम अलग हो जाता है और हम लोग को सिर्फ प्रोडक्ट मिलता है। EP यहाँ से डिसोशिएट हो जाता है
और एंजाइम यहाँ पे हम लोगों को एंजाइम और प्रोडक्ट अलग करके मिल जाता है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग एंजाइम के हेल्प से प्रोडक्ट को पाते हैं, और यहाँ पे जो पूरा जो रिएक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम, इस रिएक्शन का रेट भी बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है 15.5.14 का, हाउ आर कोलॉइड्स classified on the basis of one physical states of components। अब ये जो क्वेश्चन 1 है इसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन 5.9 में। क्वेश्चन 5.9 में ये डिस्कस हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन का जो पार्ट 2 और 3 है उसको अब डिस्कस करूंगी। ओके, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 5.9 को देख लीजिए एक बार। उसमें ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, जो हाउ आर कोलॉइड्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट को देखते हैं, नेचर ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। तो how are colloids classified on the basis of nature of dispersed phase and dispersion medium। okay, dispersed phase and यहाँ पे होगा dispersion medium। तो इसके according to nature of dispersed phase and dispersed medium, colloids are classified into number 1 और A, ये हो जाएगा हमारा अल्कोसॉल। जहाँ पे हमारा डिस्पर्स्ड फेज है सॉलिड, और डिस्पर्शन मीडियम है अल्कोहल। नेक्स्ट हो जाएगा एरोसॉल। एरोसॉल में डिस्पर्स्ड फेज है लिक्विड, डिस्पर्स्ड फेज होगा लिक्विड एंड डिस्पर्शन मीडियम होगा गैस। इसके लिए इसको कहते हैं एरोसॉल। यहाँ पे अल्कोहल है, इसके लिए ये हो गया अल्कोसॉल। सी है हमारा हाइड्रोसॉल। अब हाइड्रोसॉल का मतलब यहाँ पे डिस्पर्शन मीडियम हो जाएगा हमारा वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज होगा सॉलिड, और यहाँ पे हमारा डिस्पर्शन मीडियम हो जाएगा हमारा वाटर। इसके लिए इसको कहते हैं हाइड्रोसॉल। डी जो है वो है बेंजोसॉल। बेंजोसॉल का मतलब यहाँ पे डिस्पर्शन मीडियम हो जाएगा हमारा बेंजीन। डिस्पर्शन फेज यहाँ पे सॉलिड, डिस्पर्शन मीडियम हो जाएगा बेंजीन। तो ये था हमारा फोर कैटेगरी। ठीक है, जहाँ पे हमारा जो डिस्पर्शन मीडियम होता है उसके ऊपर बेस करके हमारा इस सॉल का नाम होता है। जब अल्कोहल होता है तब ये हो जाता है अल्कोसॉल, जब गैस तो एरोसॉल, वाटर तो हाइड्रोसॉल, एंड बेंजीन के लिए बेंजोसॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है वो है इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। तो इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम के ऊपर बेस करके हमारा जो कोलॉइड है उसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। 2 कैटेगरीज होता है। तो यहाँ पे एक होता है लायोफिलिक सॉल, और एक होता है लायोफोबिक सॉल। अब ये लायोफिलिक सॉल किसको कहते हैं?
लायोफिलिक का मतलब है लव और एफिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा डिस्पर्स्ड फेज होता है, डिस्पर्स्ड फेज हैज strong affinity or love towards the dispersion medium, toward the dispersion medium। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, लायोफिलिक सॉल में डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम के अंदर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स, जिसको हम कह सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग एफिनिटी काम करते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है हमारा गम, ये हो सकता है स्टार्च, जिलाटिन। तो ये है हमारा लायोफिलिक सॉल्ट का एग्जाम्पल, जहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम में एक स्ट्रॉन्ग एफिनिटी काम करते हैं। सेकेंड होता है हमारा लायोफोबिक सॉल्ट। अब फोबिया का मतलब है कि नॉट नो एफिनिटी, ओके, और नो लव और नो एफिनिटी। सो यहाँ पे फोबिक, जब लायोफोबिक सॉल्व हो जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, हमारा डिस्पर्स्ड फेज हैज नो सच एफिनिटी फॉर द डिस्पर्शन मीडियम। तो यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम में ऐसी कोई अट्रैक्शन फोर्स और एफिनिटी काम नहीं करते, इसके लिए इसको हम लायोफोबिक सॉल्ट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है गोल्ड और सिल्वर सॉल्ट, सल्फाइड सॉल्ट, एटसेट्रा। तो ये जो लायोफोबिक सॉल्ट होता है वो इजीली कोएगुलेट कर जाते हैं देन लायोफिलिक सॉल्ट। लायोफोबिक सॉल्ट जो है ये लेस स्टेबल होता है, लायोफोबिक सॉल्ट जो है ये लेस स्टेबल सॉल्ट्स होते हैं, इसके लिए ये इजीली कोएगुलेट कर जाता है in presence of any externally added electrolyte, okay, in presence of any externally added electrolyte ये जो लायोफोबिक सॉल्ट्स होता है वो इजीली कोएगुलेट कर जाता है क्योंकि ये लेस स्टेबल सॉल्ट्स है। क्वेश्चन है 5.15 का, एक्सप्लेन व्हाट इज ऑब्जर्व वन व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो क्या होता है जब एक लाइट पास होता है कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर से, तो फर्स्ट हमारा जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है हम लोगों को ये पता है कि 5.10 का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाट इज ऑब्जर्व्ड नंबर 1 व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू अ कोलॉइडल सॉल्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन 1 को डिस्कस करेंगे। तो हमारा ये जो कोलॉइडल सॉल्ट होता है, जो कोलॉइड्स पार्टिकल होते हैं, उसका एक प्रॉपर्टी होता है कोलॉइड का, कोलॉइड्स जो होते हैं उसका एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट। अब ये टिंडल इफेक्ट क्या होता है, अगर हम यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हमारा एक सॉल्ट सॉल्यूशन है, ये हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन है, और यहाँ पे हम लोग एक टॉर्च के माध्यम से यहाँ पे लाइट पास कर रहा है, यहाँ से हमारा कोलॉइड में लाइट पास कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
ये जो कोलॉइड पार्टिकल्स जो है, ये कोलॉइड पार्टिकल्स क्या करेगा, ये लाइट जो है, इस लाइट का एक एक, ये जो कोलॉइड पार्टिकल है एक एक, ये लाइट को स्कैटर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट का स्कैटर्ड हो जाएगा और एंड वी कैन सी द पाथ ऑफ द लाइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो कोलॉइड पार्टिकल है वो लाइट को स्कैटर कर देगा, लाइट का स्कैटरिंग होगा यहाँ पे, और हम लोग को यहाँ पे लाइट का जो पाथ है वो यहाँ पे विजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो लाइट यहाँ पे कैसे पास कर रहा है, वो जो लाइट का जो पाथ है वो यहाँ पे हम लोग के पास विजिबल हो जाएगा। तो ये है बेसिकली टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट इज बेसिकली स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन प्रेजेंस ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स। तो ये जो कोलॉइडल पार्टिकल्स है ये लाइट को स्कैटर कर देते हैं और इसका लाइट का जो पाथ है वो विजिबल हो जाता है, ठीक है। तो ये जब हम लोग बीम ऑफ लाइट पास कराएंगे कोलॉइडल सॉल्ट से तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लाइट जो है वो स्कैटर्ड हो जाएगा और इसका पाथ हम लोग के पास विजिबल हो जाएगा, जिसको हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहाँ पे, एन इलेक्ट्रोलाइट NaCl इज एडेड टू हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड सॉल्ट। अब ये जो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड सॉल्ट है ये हमारा एक ये हमारा एक लायोफोबिक सॉल्ट है। लायोफोबिक सॉल्ट यानी कि इसमें डिस्पर्शन फेज एंड डिस्पर्स्ड फेज में जो अट्रैक्शन होता है वो लेस होता है और ये हमारा एक अनस्टेबल सॉल्ट होता है। अनस्टेबल और लेस स्टेबल हम लोग कह सकते हैं, अनस्टेबल होता है। तो जब हम बाहर से NaCl इसमें ऐड करते हैं, NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जो डिसोशिएट कर जाता है Na प्लस एंड Cl माइनस में। अब ये जो पार्टिकल्स है सोडियम प्लस एंड क्लोराइड माइनस, ये क्या करते हैं, ये ऑपोजिटली चार्ज्ड फेरिक हाइड्रोक्साइड को कोएगुलेट कर देते हैं। ये फेरिक हाइड्रोक्साइड जो सॉल्ट है इसको कोएगुलेट कर देते हैं और हम लोग को ये पता है कि लायोफोबिक सॉल्ट्स जो है वो इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो कोएगुलेट कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पार्टिकल्स है सोडियम एंड क्लोराइड माइनस, ये क्या करते हैं, दिस particles coagulate oppositely charged FeOH whole thrice salt, ferric hydroxide salt, okay, bearing positive charge, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो सॉल्ट है ये कोएगुलेट कर जाता है इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लाइक NaCl, ओके। क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है वो है इलेक्ट्रिक करंट पास्ड थ्रू अ कोलॉइडल सॉल्ट। What happen when electric current is passed through an colloidal salt, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एक YouTube है, ये है हमारा एक YouTube जहाँ पे जो इलेक्ट्रोड्स है इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं और इसको हम नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं और इसमें हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन है, ठीक है। ये हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन है, कोलॉइड्स। अब जब यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोलॉइड का जो पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स है वो इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा और जो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स है वो इस पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, ठीक है। अब इस मूवमेंट को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। जब पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं तो इसको हम कहते हैं एनाफोरेसिस और इसको हम कहते हैं कैटाफोरेसिस, ठीक है।
तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। और जब ये होगा कि एक कोलॉइड का जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है वो एक तरफ जाएगा और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एक तरफ जाएगा, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये जो पार्टिकल्स है दे इवेंचुअली दे विल लूज देयर चार्ज, इसका कोई भी चार्ज अब नहीं रहेगा और ये क्या हो जाएगा, ये कोएगुलेट कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे the particles will lose their charge and are coagulated, and this process is called, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स जो है वो चार्ज लूज कर देंगे और एक लास्ट में कोएगुलेट कर जाएगा। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्वेश्चन है, व्हाट आर इमल्शंस, व्हाट आर देयर डिफरेंट टाइप्स, गिव एग्जांपल ऑफ ईच टाइप। तो इमल्शन किसको कहते हैं, इमल्शन है बेसिकली जहां पे हमारा dispersed phase and dispersed medium both are liquid। ठीक है, तो an emulsion is basically a mixture of two liquids that are immiscible, तो यहाँ पे क्या होता है, इमल्शन में हमारा जो डिस्पर्स्ड फेस है और डिस्पर्शन मीडियम बोथ आर लिक्विड। ठीक है, तो इमल्शन में हमारा डिस्पर्स्ड फेस लिक्विड एंड हमारा डिस्पर्शन मीडियम इज ऑल्सो लिक्विड, तो इसको हम कहते हैं इमल्शन। और ये जो दो लिक्विड होता है ये आपस में मिक्स नहीं होते, मीन्स दे आर इमिसिबल। ओके, अब इसका क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, व्हाट आर देयर डिफरेंट टाइप्स। सो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ इमल्शन, are there। What are they? They are, one is oil in water and water in oil। तो यहाँ पे दो टाइप की इमल्शन होते हैं, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। अब इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑयल इन वाटर क्या होता है एंड वाटर इन ऑयल क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इमल्शंस जो होते हैं वहाँ पे तो डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम बोथ लिक्विड होता है। तो यहाँ पे एक कंटिन्यूअस फेज होता है, ठीक है, जो हमारा जिसको हम डिस्पर्शन मीडियम कहते हैं। तो इसका जो कंटिन्यूअस फेज है इसको हम कहते हैं डिस्पर्शन मीडियम। ओके, इसको हम कहते हैं डिस्पर्शन मीडियम। इस डिस्पर्शन मीडियम में डिस्पर्स्ड फेज ड्रॉपलेट की तरह रहते हैं। ठीक है, डिस्पर्स्ड मीडियम dispersion medium suspends droplets of dispersed phase। ये डिस्पर्शन मीडियम जो होता है वहां पे डिस्पर्स्ड फेज ड्रॉपलेट की तरह रहते हैं। ठीक है, अब ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल, इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। अब हमारा जो ऑयल इन वाटर है
ऑयल इन वाटर में क्या होता है? ऑयल इन वाटर। तो इसमें क्या होता है? इसमें हमारा ऑयल जो है, ऑयल यहाँ पे हमारा ऑयल इज डिस्पर्स्ड फेज and water is dispersion medium. Oil is water is dispersion medium, जिसका एग्जाम्पल हम लोग कह सकते हैं मिल्क. Milk is a emulsion of oil in water or vanishing cream etc. ये हो गया हमारा ऑयल इन वाटर. अब वाटर इन ऑयल, अब है हमारा वाटर इन ऑयल. वाटर इन ऑयल, तो इसमें क्या होगा? इसमें हमारा वाटर जो है ये हो जाएगा हमारा डिस्पर्शन फेज, डिस्पर्स्ड फेज, एंड ऑयल हमारा हो जाएगा डिस्पर्शन मीडियम. इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल्स है कॉड लिवर ऑयल, बटर एटसेट्रा. ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक डिफरेंस इन ऑयल एंड वाटर इन ऑयल इमल्शंस. ठीक है. क्वेश्चन 5.17, हाउ do emulsifiers stabilize emulsion? Name two emulsifiers. ठीक है, so emulsifiers क्या होता है? emulsifiers ऐसा एक कंपाउंड होता है जो इमल्शन को स्टेबिलाइज करते हैं. ठीक है, स्टेबिलाइज एंड इमल्शन. कैसे स्टेबिलाइज करते हैं? इमल्सिफायर्स कैसे इमल्शन को स्टेबिलाइज करते हैं? बाय रिड्यूसिंग द इंटरफेशियल टेंशन. ओके, by reducing the interfacial tension that acts between two liquids, that acts between the two liquid substances. तो यहाँ पे इमल्सिफायर्स जो होता है वो इमल्शन को स्टेबिलाइज करते हैं बाय रिड्यूसिंग द इंटरफेशियल टेंशन दैट एक्ट्स बिटवीन द टू लिक्विड सरफेस. ठीक है, अब अगर हम एक एग्जांपल देखें, सपोज यहाँ पे एक कंटेनर है जहाँ पे हमारा एक इमल्शन है. तो ये है हमारा डिस्पर्शन मीडियम, ये जो डॉटेड लाइन है ये हमारा डिस्पर्शन मीडियम है. ये रहा हमारा डिस्पर्स्ड फेस. ठीक है, ये जो स्फेरिकल जो ड्रॉपलेट्स की तरह है ये है हमारा डिस्पर्स्ड फेस, और ये जो ब्लैक कलर डॉटेड लाइंस है ये है हमारा डिस्पर्शन मीडियम. अब मान लीजिए ये जो ड्रॉपलेट्स है ये फैट मॉलिक्यूल्स है, और ये जो ब्लैक जो पॉइंट्स है ये हमारा वाटर है, डिस्पर्शन मीडियम जो है. अब एक इमल्सिफायर, यहाँ पे हम लोग एक इमल्सिफायर का एग्जांपल लेते हैं कैसीन, जो एक इमल्सिफायर है. ठीक है, ये एक मिल्क प्रोटीन है. और इमल्सिफायर्स बेसिकली हमारा लॉन्ग चेन कंपाउंड होता है. इमल्सिफायर्स आर बेसिकली लॉन्ग चेन कंपाउंड्स विथ पोलर ग्रुप, long chain compounds with polar group.
तो ये इमाल्सिफायर का काम क्या है, ये क्या करते हैं यहाँ पे, ये जो ड्रॉपलेट्स है फैट का, इसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करते हैं, इसकी चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो लिक्विड है फैट मॉलिक्यूल्स जो है उसके साथ डिस्पर्शन मीडियम का जो टेंशन काम करता है, जो इंटरफेशियल टेंशन होता है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। ड्यू टू दिस प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्मेशन द इंटरफेशियल टेंशन रिड्यूसेस, ओके। तो इसके लिए क्या हो जाता है, ये हमारा जो इमल्शन है ये स्टेबलाइज कर जाता है, ठीक है। तो ऐसे एक इमल्सिफायर काम करते हैं by reducing the interfacial tension that acts between the two liquid molecules by forming a protective coating or protective layer around the dispersed medium, dispersed phase, ठीक है। dispersed phase की चारों तरफ एक protective layer फॉर्म करके ये जो टेंशन होता है इसको रिड्यूस कर देते हैं। तो ये है हमारा इमल्सिफायर का फंक्शन एंड उसका एक एग्जाम्पल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो है कैसीन, और एक एग्जाम्पल है इमल्सिफायर का जो है हमारा सोप। सोप भी हमारा एक इमल्सिफायर है, ठीक है। सोप भी हमारा एक इमल्सिफायर है। सोप मॉलिक्यूल्स भी एक प्रोटेक्टिव लेयर और प्रोटेक्टिव फिल्म फॉर्म करते हैं अराउंड द ऑयल ड्रॉपलेट दैट रिड्यूसेस द इंटरफेशियल टेंशन एंड स्टेबलाइजेस द इमल्शन, ओके।